वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर 2021 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी बनेंगे वो करेंगे हम लोग इस वीडियो में। सो आप लोग इस कंप्लीट लेक्चर को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा एंड लास्ट तक देखने के बाद आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कीजिए, उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आज का? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 3-4 दिनों से, यहाँ अगर बात करें पिछले एक सप्ताह से, इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी कुछ चेंजेज हुए हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको जो है बहुत सारी डिटेल्स जानने को मिलेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमान के जो है कमांडिंग इन चीफ कौन बने? तो ये बने हाल ही में अमित देव। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, एनडीए पास आउट है ये भी। एंड अमित देव जो है हाल ही में कमांडिंग इन चीफ बने, 1982 के बैच के हैं। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये सब कभी नहीं पूछेंगे कि कब बैच के हैं। ये तो आपको बस ऑथेंटिसिटी के लिए कि हाँ हमारे पास प्रॉपर डिटेल है। अमित देव जो हैं ये एनडीए पास आउट है, कमांडिंग इन चीफ हैं भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न कमांड के, अभी जो है कमांडिंग इन चीफ बन चुके हैं। अच्छा, संजीव सिंह आपको पता होगा, इंडियन एयरफोर्स के अगर बात करें वाइस चीफ बन चुके हैं, अभी आपको याद रखना उपाध्यक्ष कह सकते हैं हिंदी में। एंड विवेक राम चौधरी ये बने हैं इंडियन एयरफोर्स के न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना विवेक राम चौधरी का भी, शॉर्ट में वीआर चौधरी भी याद रख सकते हैं, बाकी आपको पूरा नाम भी याद रह जाएगा। एंड आरकेएस भदौरिया साहब जो है अभी हाल ही में रिटायर्ड हो चुके हैं। सो ये था मोटा मोटा सिनेरियो। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आपको याद रखना, अभी 5 दिन बाद जो है अभी आने ही वाला है 8 अक्टूबर, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में। सभी फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स में मैं आपको बताता रहता हूँ कि 7 कमान है। 7 कमान कौन सी है अभी आप लोग जान लेंगे अगले पोस्ट में। अभी मैं आपको ये देख सकते हैं पहले तो इमेज। ये अगर बात की ये है अमित देव जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। अगर बात की जाए यहाँ पर मैं आपको जो है इंडियन एयरफोर्स के सातों ही कमांड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि उनके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेगा। मैप लोकेशन भी मैं इंक्लूड करना चाहता था, बट आपको पता होगा पिछले 2-3 दिन से वीडियोस भी टाइम पे नहीं आ रही है, इसलिए ठीक है ना, बट मैंने डिटेल्स डाल दिए हैं। सबसे पहले बात करें वेस्टर्न एयर कमांड के, जिसके अभी हेड बने कमांडिंग इन चीफ बने अमित देव, उसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको इन द न्यू दिल्ली। नेक्स्ट अगर बात करें सेंट्रल एयर कमांड, उसका हेडक्वार्टर मिलेगा इलाहाबाद प्रयागराज कह सकते हैं आप लोग। थर्ड मिलेगा ईस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको शिलोंग में। नेक्स्ट अगर बात करें सदर्न एयर कमांड, अगर बात करें तिरुवनंतपुरम में मिलेगा आपको सदर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, एंड साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर्स मिलेगा गांधीनगर गुजरात में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है छठा, तो ये है ट्रेनिंग कमांड, इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा इन द बेंगलुरु कर्नाटका। एंड फोर्थ है मेंटेनेंस कमांड, जिसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको इन द नागपुर महाराष्ट्र। सो ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये सातों के सातों जो हैं इंडियन एयरफोर्स के कमांड है, ठीक है ना। तो 5 तो वैसे कमांड है, वेस्टर्न सदर्न इस तरह से। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये है, एक है ट्रेनिंग कमांड जो कि बेंगलुरु में मिलेगा, एंड मेंटेनेंस कमांड जो है ये मिलेगा नागपुर में महाराष्ट्र में। तो याद हो गया। वैसे आपको जो है मैप बेस पे भी याद हो जाएगा। जैसे अगर बात की जाए तो अगर मैं आपको जस्ट एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, ये अगर बात किया इंडिया के मैप में अगर आप लोग ऐसे देखेंगे तो वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में, सेंट्रल कमांड प्रयागराज में, ठीक है ना। एंड ईस्टर्न कमांड शिलोंग में। अब मैप पे मत जाना, ठीक है ना। ईस्टर्न तो शिलोंग गुवाहाटी उसी साइड में होगा। शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय की कैपिटल है। फिर है सदर्न एयर कमांड, तो ये मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। साउथ में भी आओ वेस्ट में भी आओ तो यहाँ पर मिलेगा गांधीनगर गुजरात में। इस तरह से जो है ये हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। जी हाँ बिल्कुल, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है हाल ही में जो है इसका 8वां संस्करण किन देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? अभी जो है शायद 5 या 4 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने वाला है। एंड ये श्रीलंका में ही स्टार्ट होगा इस बार। तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। वैसे युद्धाभ्यास बहुत सारे हैं। मित्र युद्धाभ्यास अगर बात की मित्र शक्ति, तो ये तो श्रीलंका के साथ हो गया। अगर सिर्फ शक्ति आ जाना तो को किसके साथ होगा? फ्रांस के साथ होगा, ठीक है ना, फ्रांस। अगर शक्ति के आगे समुद्र आ जाए, समुद्र शक्ति, तो समुद्र शक्ति जो है इंडोनेशिया के साथ होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की गरुड़ शक्ति, तो वो भी अगर बात की जाए इंडोनेशिया के साथ होता है। बाकी सिर्फ गरुड़ युद्धाभ्यास जो है वो फ्रांस के साथ होता है। वरुण युद्धाभ्यास जो होता है वो किसके बीच में होता है?
वो भी फ्रांस के बीच में होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए मालदीव के साथ हमारा कौन सा होता है, मालदीव के साथ होता है एक्यूवेरियन युद्धाभ्यास जो है ये मालदीव के साथ होता है। इसके अलावा अगर बात की मंगोलिया की तो नोमैडिक एलिफेंट जो है ये यहाँ पर होता है इनके साथ, ठीक है ना, नोमैडिक एलिफेंट। यूएसए की अगर बात करें वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प एंड युद्धाभ्यास, एक का तो नाम ही युद्धाभ्यास है, ये सब अगर बात करें तो यूएस के साथ होता है। यूके के साथ होता है कोंकण युद्धाभ्यास होता है यूके के साथ, ये अभी रिसेंटली हुआ था कोंकण। एंड इंद्रधनुष होता है यहाँ पर यूके के साथ। इसके अलावा इंदिरा युद्धाभ्यास जो है ना ये इंडिया एंड रशिया के बीच में होता है। तो लगभग मोटे तौर पर मैंने सभी बता दिए। बाकी आपको एग्जाम तक हिंदी.com पर, जो कि पिछले 2 महीने से जो है बेस्ट हिंदी जीके वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पर इसके बारे में मैंने डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है सभी युद्धाभ्यास के बारे में, जाकर आप लोग रीड कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो ये था युद्धाभ्यास का क्वेश्चन। मित्र शक्ति आपको याद रखना है, ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है। अच्छा, मेन बात तो रही गई कि मित्र शक्ति के अलावा इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है, स्लीनेक्स होता है, ठीक है ना। श्रीलंका इंडिया स्लीनेक्स इस तरह से, ठीक है ना। तो स्लीनेक्स जो युद्धाभ्यास है ये अगर बात की जाए श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है सिटमैक्स एक युद्धाभ्यास होता है, सिटमैक्स, ठीक है ना। तो ये अगर बात की जाए सिटमैक्स युद्धाभ्यास होता है सिंगापुर इंडिया थाईलैंड के बीच में। सिम्बैक्स युद्धाभ्यास जो है ना ये अगर बात की जाए सिंगापुर इंडिया के बीच में होता है। इसी तरह से अगर बात की ऑस इंडेक्स का क्वेश्चन अभी अगले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो ये सभी के सभी युद्धाभ्यास लिस्ट आपको याद रखना। श्रीलंका भारत का दक्षिण पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोटाबाया राजपक्षे जो है राष्ट्रपति हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो महिंदा राजपक्षे हैं। दोनों भाई ने जो है देश का कंगाला निकाल दिया है, चाइना को बेच ही दिया है एक तरीके से। फूड इमरजेंसी हाल ही में कहाँ पर लगाई की थी, तो फूड इमरजेंसी श्रीलंका में लगाई गई थी। इसके अलावा अगर बात करें कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो हैं यहाँ की कैपिटल मिलेगी आपको। श्रीलंकन रुपीस जो हैं ये हैं यहाँ की करेंसी। तो ये था आपको श्रीलंका के बारे में बेसिक सभी की सभी डिटेल्स याद रखनी है। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में 6 माह के लिए एफ्स्पा लागू कर दिया है। अभी अगर बात की 1 अक्टूबर से जो है 31 मार्च तक, यानी कि लगभग जो है 6 माह तक, अगले 6 माह तक उन राज्यों को जो है मतलब उन जिलों को अशांत घोषित कर दिया, ठीक है ना। अशांत मतलब कि वहाँ पर एफ्स्पा लगा दिया। अब एफ्स्पा के फुल फॉर्म वगैरह क्या है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इस राज्य के बारे में जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य है जहाँ पर हाल ही में एफ्स्पा लगाया गया है इन 3 जिलों में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की कैपिटल क्या है, ईटानगर आपको कैपिटल मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा मिलेगा आपको, ये याद रखना। एंड अरुणाचल प्रदेश से ही जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंडिया में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन से 3 देश हैं अगर बात की जाए तो इधर मिलेगा आपको भूटान, फिर ऊपर चाइना एंड इधर मिलेगा म्यांमार, और 2 स्टेट असम और नागालैंड के साथ ये सीमा बनाता है। तो टोटल ये भी आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर बात करें इसकी तो बहुत सिंपल है। नॉर्थ ईस्टर्न में अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर इस तरह से, तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश आपको स्टेट देखने को मिलेगा। तो ये जो है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू सीएम है। एंड राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब एफ्स्पा के बारे में जान लीजिए। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसकी फुल फॉर्म जो है कई सारे वेरियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये कब आया था, 1958 में आया था। ये उन इलाकों में आर्मी को स्पेशल पावर देती है जो अशांत है, जो उग्रवाद के कारण परेशान है। अब वहाँ पर जो है सिविलियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सिविलियन की रक्षा करने की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडियन आर्मी के पास होती है, आर्म्ड फोर्सेस के पास होती है, जो कि डायरेक्ट हैंडल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पर जो है इंडियन आर्मी हो या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर जो है बहुत कुछ एक्शन ले सकती है, उनको बहुत कुछ छूट मिल जाती है, ठीक है ना। अदरवाइज तो जो है काफ़ी कुछ उनको इतनी छूट नहीं होती। लेकिन जहाँ पर एफ्स्पा लगाया जाता है वो एक तरीके से माना जाता है कि अशांत इलाका है। एंड वहाँ पर जो है अगर बात की जाए तो नागरिकों के भी काफ़ी अधिकार भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्मी का ज़्यादा वहाँ पर मतलब इन्फ्लुएंस रहता है। ये क्यों रहता है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही रखा जाता है, ठीक है ना। अब एफ्स्पा की जो है मैंने फुल फॉर्म बता ली, लेकिन पीडीएफ में भी डाल दी। पीडीएफ कल की अपलोड नहीं हुई है, अभी हो जाएगी आज, ठीक है ना। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, और ये असम की सीमा से लगे हुए जो है अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले कौन से, तिरप हैं, चामलांग हैं एंड लोंगडिंग। वैसे 3 जिलों के नाम आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बाकी रख सकते हैं। बाकी 2 अतिरिक्त जिलों के एक थाना को भी जो है यहाँ पर इंक्लूड किया है,
लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना, मेनली अरुणाचल प्रदेश याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है पांचवा, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में जो है भारत और किस देश के बीच में ऑस इंडेक्स युद्धाभ्यास हुआ है। तो ऑस इंडेक्स जो युद्धाभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच में हुआ है, और इसका चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होता है ऑस इंडेक्स युद्धाभ्यास, जो हाल ही में जो है कंप्लीट हुआ है। ये जो है बाई एन्युअल है, बाई एन्युअल का मतलब होता है 2 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला, तो इसलिए। अच्छा, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में और कौन सा युद्धाभ्यास है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको मालाबार, जहाँ पर न सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया जबकि यूएस एंड जापान, एक तरह से क्वाड का ये युद्धाभ्यास है, जहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवी सामने आती हैं, और यहाँ पर ऑस इंडेक्स में बायलैटरल एक्सरसाइज हैं ऑस इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल मिलेगी आपको कैनबरा, ठीक है ना, कैनबरा कैपिटल मिलेगी। एंड इसके अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी मिलेगी। स्कॉट मॉरिसन जो है ना ये हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है ना। स्कॉट मॉरिसन ये वही हैं जिनका नाम जो है जॉय बाइडेन भूल गए थे और बोले थे कि जो ऑस्ट्रेलिया देश से जो भी आए हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। तो स्कॉट मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी आपको याद रखना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके ने हाल ही में एक नया समूह बनाया है, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चर्चा में, ऑकस, ठीक है ना, ऑकस जो है वो चर्चा में है। अगर बात की जाए यहाँ पर यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देशों ने जो है ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन डील की सप्लाई करने के लिए इन दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। इस डील को कहते हैं ऑकस, जिसके कारण आज के टाइम पे जो है वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। फ्रांस बहुत ज़्यादा जो है इससे मतलब जो है गुस्से में है इन तीनों देशों के ही खिलाफ। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है छठे क्वेश्चन की, छठा क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने। आयुध निदेशालय यानी कि ऑर्डिनेंस डायरेक्टर, ये अभी इसके पहले निदेशक बने। अगर बात की ER शेख, जी हाँ बिल्कुल, ER शेख जो है ये आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने। अभी मैंने आपको बताया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFD जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB, ठीक है ना। तो इसके अभी जो है इसको अभी आपको पता होगा 1 अक्टूबर को इसको मतलब भंग कर दिया, रिटायर कर दिया। तो इसके बाद जो भी बनेगा वो एक आयुध निदेशालय बनेगा, उसके अंदर 7 अलग अलग डिफेंस सेक्टर की मतलब जो है कंपनियां काम करेगी। तो इस आयुध निदेशालय के अभी महानिदेशक बने ER शेख, याद रखना आपको। ये भी अगर बात के इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड सर्विसेज, इस तरह से कुछ सर्विसेज होती है, UPSC में ही होती है ये भी, लेकिन वहाँ से ये 1984 में सेलेक्ट हुए एंड अभी जो है आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं। सो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में जानना है, कल का वीडियो जरूर से देखना, बहुत कुछ आपको डिटेल्स जानने को मिलेगी। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेगुलर वीडियोस देखिए, जिससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है एंड साथ में आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी मतलब नॉलेज मिलने वाला है। सो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस जरूर से देखिए। 7वां क्वेश्चन कौन सा है, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि हर एक ज़िले से एक उस ज़िले से खास जो है उत्पादन किया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। जो MSME इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इंक्रीज करने के लिए ये ODOP योजना शुरू की हुई है। तो पहले तो ये याद रखना किस राज्य सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्योंकि बड़े तौर पर ये काम करते हैं। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन, स्मृति ईरानी नहीं, हेमा मालिनी नहीं, यहाँ पर बनी है कंगना रनौत जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ बिल्कुल, कंगना रनौत जो है इनकी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है इसके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लखनऊ कैपिटल मिलेगी, गोमती रिवर के किनारे बसी हुई है। एंड इसके अलावा आपको याद रखना है वाराणसी किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद भी आपको गंगा नदी के किनारे ही मिलेगा, हालांकि जो इलाहाबाद है, प्रयागराज, वो जो है गंगा एंड यमुना दोनों के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें गोरखपुर, ये गोरखपुर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बचा हुआ है, जबकि एक ताप्ती नदी बहती है वो सूरत गुजरात में बहती है। तो ये राप्ती नदी आपको गोरखपुर वाला याद रखना। बाकी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता ही है, CM योगी आदित्यनाथ है एंड राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। स्मृति ईरानी अभी जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में है। हेमा मालिनी सांसद हैं मथुरा से एंड ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है 8वें क्वेश्चन की, 8वां क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया है। सेक्रेड पोर्टल जो हाल ही में ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने
अच्छा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार का नाम याद रखना। ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। पहले थावरचंद गहलोत थे, वो भी कर्नाटका के राज्यपाल बन चुके हैं, और वीरेंद्र कुमार जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बन चुके हैं। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नाम याद रखना। फिर सेक्रेड पोर्टल का नाम याद रखना। अब ये सेक्रेड पोर्टल क्यों लॉन्च किया है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा। अभी पहले आप लोग को समझा लेता हूँ। ये जो है बुजुर्ग लोगों के लिए, आपको पता होगा वृद्ध जन दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया गया। तो वृद्ध जन दिवस के अवसर पर जो है इस मंत्रालय ने जो बुजुर्ग लोग हैं 60+ की एज कंप्लीट कर चुके हैं, वो अगर कुछ और भी जॉब पाना चाहते हैं तो उस जॉब को सर्च करने के लिए सेक्रेड, भाई साहब युवाओं को तो जॉब देते नहीं है, अब 60+ जो एज हो चुकी है उनको ये लोग जॉब देंगे। तो इसी कारण से, जी हाँ बिल्कुल इसी कारण से ये जो है सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें ये लोग जो हैं वो मतलब जो 60+ हैं और कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू वो जॉब ढूंढ पाएंगे, वो रजिस्टर कर पाएंगे। और इसका कई रीज़न है। एक तो रीज़न है कि भारत में जो है बुजुर्गों की संख्या बहुत बढ़ रही है, और साथ में एकल परिवार का जो है कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण जो बुजुर्ग हैं वो अपनी फ्री लाइफ नहीं जी पाते हैं। इसलिए ये जो है गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है। तो सेक्रेड पोर्टल आपको एक तो मेनली यही याद रखना कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एंड इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। एक सर्वे आया है, डेटा आया है, जिसके अनुसार अगर बात करें लॉन्गिट्यूशनल एइंग स्टडी ऑफ इंडिया, ये एक एजेंसी है जिसके अनुसार 2050 तक भारत में होंगे 319 मिलियन से अधिक बुजुर्ग, यानी कि 60+ वाले लोग जो हैं 319 मिलियन लोग होंगे। बहुत बड़ी आबादी होगी ये 2050 तक। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये दिन अगर आपको पता होगा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, इसकी थीम क्या थी इस बार की? डिग्निटी इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस, ये इसकी थीम थी। एंड ये आपको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 30 तक को जो है डिकेड ऑफ, अगर बात की हेल्दी एजिंग भी लॉन्च कर रखा है। 21 से 30 तक जो है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग भी। तो ये सभी के सभी आपको पॉइंट्स थोड़े से याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि आप लोग बाद में भी देख पाए। आज का क्वेश्चन कौन सा है? आज का क्वेश्चन मैं पीडीएफ में तो इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बता लेता हूँ कि अगले साल जो है डिफेंस एक्सपो कहाँ पर होगा। मैंने कई बार बता दिया है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डिफेंस एक्सपो जो है मार्च 2022 में कहाँ पर होगा, और अगर बात करें 2019 में कहाँ पर हुआ था, जो पहली बार हुआ था वो किस राज्य की राजधानी में होता, और ये भी होगा, ये भी किसी राज्य की राजधानी में ही होगा। तो ये आप लोग ज़रूर से बताइए डिफेंस एक्सपो कहाँ पर होगा। साथ में भारत अफ्रीका डिफेंस टॉक भी होगा, उसके बारे में भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड उस राज्य उस सिटी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। जय हिंद, जय भारत।